नमस्कार. जय हिंद जितेंद्र. मी मराठी बोलतो कारण मुंबईतच जन्मापासून राहिला आहे म्हणून मराठी बोलायला शिकलो. पण संबोधन करता वेळेस जितकं माझं मराठी शुद्ध नाही म्हणून आपल्या सर्वांची परवानगी घेऊन मी हिंदीत माझे विचार सांगू शकू अशी आपली परवानगी घेतो. मैं सकल जैन संघ पुणे जैन सामुदायिक उत्सव समिति के सारे जो पदाधिकारी हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और खाबिया परिवार का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पुरस्कार के लायक समझा. जब मुझे बताया गया कि ये पुरस्कार मुझे दिया जा रहा है तो सबसे पहला प्रश्न मेरे दिमाग में आया क्यों. क्योंकि मैं अपने आप को इस पुरस्कार के लायक या काबिल अभी समझता नहीं हूँ, क्योंकि कुछ हासिल करने पर पुरस्कार के लायक कोई आदमी बनता है. और आज हमारे देश में, हमारे समाज में बापू के प्रति जितना अज्ञान फैला हुआ है वो मेरे जैसे लोगों के निरर्थकता का परिणाम है, मेरे जैसे लोगों के निष्फलता का प्रतीक वो है. और निष्फलता को पुरस्कार नहीं दिया जा सकता. हम सब निष्फल गए हैं क्योंकि हर रोज़ उठकर जब भी मैं मेरा फ़ोन उठाता हूँ या फ़ोन की घंटी भी आजकल बजने लगती है तो दिमाग में ये विचार आता है कि अब कौन से प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा. और हर रोज़ प्रश्न आते ही रहते हैं. 10 दिन पहले बापू की डिग्रियों के बारे में प्रश्न उठाया गया था. उसका उत्तर देते ही पढ़ाई लिखाई से ही बापू को गायब कर देने के प्रश्न का उत्तर देने पड़ने लगा. यानी मेरे जैसे लोग जो अपने आप को पूरा जिंदगी, जिन्होंने गांधीवादी कहलाकर अपनी दुकानें चलाई है, हम कितने निरर्थक और नालायक है उसका ये सबूत है. आज इस सभागृह में मुझसे कई गुना ज़्यादा लायक इस पुरस्कार के लिए एक लड़का उपस्थित है. संकेत. संकेत मुनोत पूना का ही है. इधर आजा. ये लड़का मुझे 7 साल पहले पूना में ही मिला था. बहुत उत्साही था. मुझे कहने लगा कि बापू के बारे में मुझे लोगों से को जानकारी देनी है. बहुत सारा ज्ञान बापू के बारे में फैला हुआ है. गांधी भवन में ही मिले थे ना संकेत हम. बहुत उत्साही था, बहुत वो था. जब पहली बार मैं उसको मिला मैंने सोचा ठीक है, उत्साह है, युवा अवस्था का उत्साह है, 2-3 महीने में उतर जाएगा, ज़िंदगी में वापस काम करने लगेगा. पर 7 साल में इस लड़के ने 60 साल में जो हम नहीं कर सके वो 7 साल में इस लड़के ने युवाओं में जिस तरह से गांधी की जानकारी पेश की है. कई बार मैं संकेत को बोलता हूँ कि संकेत ये मत कर, अब तेरी ज़िंदगी का देख, आने वाले कल में तुझे उसका फ़ायदा हो वैसा कुछ कर. पर हर रोज़ मैं देखता हूँ कि ये लड़का
पूरी जिंदगी जोर लगाकर गांधी का काम करता रहता है, सोशल मीडिया पे कई ग्रुप चलाता है नोइंग गांधीइज्म करके। इसको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। मेरे जैसे निकम्मे लोग जो अपनी जिंदगी जो जन्म का फ़ायदा उठा रहे हैं, मेरी लायकात एक ही है कि मैं उस वंश में जन्म मैंने लिया है, ये जिसका कोई ताल्लुक नहीं है बापू के साथ, उसका जो काम है वो अनुकरणीय है। थैंक यू मनोज। मराठी में एक शब्द प्रयोग होता है जिससे मुझे बहुत आपत्ति है, और बापू की हत्या को कई बार गांधी वध करके संबोधन कर दिया जाता है। ये स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि वो एक वाक्य प्रयोग है, लेकिन हत्या और वध में बहुत फर्क है। वध राक्षसों का होता है, हत्या सामान्य मानवी की जाती है। और इसलिए मैं हमेशा, अगर गलती से भी वो शब्द प्रयोग हो जाए तो मैं ये ज़रूर उसको सुधारता हूँ कि वो वध नहीं थी, वो हत्या थी। और यही चीज़ हमने जानना बहुत ज़रूरी है, और ये हमने आदत डालने की ज़रूरत है कि वो शब्द प्रयोग हम ना करें कभी भी। कई बार जब मुझे बुलाया जाता है तो जब बोलने का विषय मुझे दिया जाता है तो कहा जाता है कि गांधी की आज की प्रासंगिकता पे आप बोलिए। यानी कहीं ना कहीं जाकर ये एक विचार है कि गांधी प्रासंगिक नहीं है, और इसलिए परपोता होने के नाते मैंने उनका बचाव करके वो कैसे प्रासंगिक है वो बताना मेरा कर्तव्य बन जाता है, ऐसा मुझे एहसास दिलाया जाता है। कई सालों तक मैं वो बचाव वकील की तरह गांधी का बचाव करता रहा, पर फिर एक सोच मन में आई कि हमारे जो पूरी परंपरा है उसमें कितने सारे अनुकरणीय आदर्श व्यक्ति हुए। कुछ व्यक्ति महान हो गए, कुछ इतने महान हो गए कि दिव्य हो गए, भगवान हो गए। उन्होंने जो भी करना था वो अपने काल में किया। उनका जो भी महत्व था, वो जैसे कहा कि उनके शरीर के शारीरिक स्वरूप में ना होने के बाद उनका जो इन्फ्लुएंस होता है वो कब तक चलता है, वो उसके मुताबिक उनकी आयु उनकी आय होती है। ये सब मानने के बाद प्रश्न ये उठता है कि आज क्या हम उनके लायक रहे हैं? क्योंकि वो तो जो प्रासंगिक थे, उनका जो महत्व था वो उन्होंने करके दिखा, सिद्ध करके गए हैं वो। क्या आज हम उसके लायक, उनके काबिल रहे हैं? ये प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बापू के ऊपर जैन परंपरा और जैन विचार का असर था, और श्रीमद् राजचंद्र से पहले भी वो इन्फ्लुएंस उनके ऊपर था, क्योंकि उनकी जो एक परंपरा थी प्रणामी परंपरा, उसमें सारे धर्मों का स्वीकार किया जाता था, उनके विचारों का स्वीकार किया जाता था, उनके विचार सुने जाते थे, अपनाए जाते थे, उसमें से जो भी ग्रहण करने अनुकूल जैसा लगे वो ग्रहण किया जाता था। इसलिए बापू ऐसे घर में बड़े हुए, मोहनदास ऐसे घर में बड़ा हुआ जहाँ हर धर्म गुरु का अवकार होता था, हर धर्म के बारे में जानकारी दी जाती थी, हर धर्म का आदर किया जाता था। और इसलिए पुतलीबा के ऊपर एक जैन मुनि का बहुत प्रभाव था। और इसलिए जब मोहन को वकालत की पढ़ाई करने के लिए भेजने का वक्त आया
तो पुतलीबा को ये चिंता थी कि उस ज़माने के जो लड़के विलायत जाते थे उनके ऊपर विलायत की असर हो जाती थी, रंग चढ़ जाता था। तो मदिरा, मांस और गोरी मेम, इन तीन चीज़ों से वो बचा नहीं सकते थे अपने आप को। और इसलिए पुतलीबा को ये शक हुआ कि मेरा जवान बेटा भी इन लालचों के सामने घुटने टेक देगा। इसलिए वो बापू को विलायत नहीं भेजना चाहती थी। तो उनको ये समझाया गया कि नहीं, उसको जाना तो होगा, ज़रूरी है। तब उनको 3 प्रतिज्ञाएं करवाई गई थी। और राजकोट के कवा गांधी का नो डेलो जो घर था उनका, उसमें एक जैन मुनि की उपस्थिति में बापू ने वो प्रतिज्ञाएं अपनी माँ के सामने की थी। तो ये प्रभाव तो बहुत पहले से उनके ऊपर था। श्रीमद् राजचंद्र ने उसको और भी परिपक्व किया। उसके बाद क्रिश्चियन धर्म ग्रंथों का भी बापू ने अभ्यास किया। उससे भी जो सरमन ऑन द माउंट था उसमें से भी वो सीखे। हुसैन और अली की कुर्बानियों में से भी उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। हर धर्म का वो संशोधन करते थे, सीख लेते थे, उसमें से जो लेने लायक होता था वो प्राप्त करते थे। पर इन सब का आज फायदा क्या? आज हमने हमारे वर्तमान की चिंता करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। हम भूतकाल में जी नहीं सकते, वर्तमान में ही जीना पड़ेगा। और वर्तमान में हम कैसे जीते हैं उसके ऊपर भविष्य हमारा कैसा होगा वो निर्भर उसके ऊपर होने वाला है। भूतकाल में जो करने वाले थे वो करके चले गए, उससे हमारे भविष्य को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए आज हमें ये चिंता होनी चाहिए कि क्या हम हमारे आदर्शों के दिखाए हुए मार्ग पर चलने लायक काबिल रहे हैं या नहीं। उससे फर्क पड़ेगा हमें। मैं ये कहने से पहले आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा आशय किसी की भावनाओं को दुख पहुँचाना नहीं है। पर जैन समाज ने भी अंतर्मुख होकर अपने अंदर देखने की ज़रूरत बहुत है, क्योंकि आजकल बहुत चिंताजनक सारी जो डेवलपमेंट्स होती है वो सुनाई देती है। हिंसा सिर्फ आचरण की नहीं होती। आचरण की जो हिंसा होती है, हिंसाचार जो होता है, उसको तो हम बहुत आसानी से मात कर सकते हैं, क्योंकि इंसान का जो स्वभाव है वो शांति प्रिय है। हिंसा करता है लेकिन हिंसा निभा नहीं सकता वो। पर सबसे खतरनाक हिंसा जो होती है वो विचारों की हिंसा होती है। और बापू ने ये कहा था कि तुम्हारे आचरण की जो हिंसा होती है, तुम किसी को एक तमाचा मार सकते हो। जो बहुत प्रचलित वो है उनकी कि किसी ने एक गाल पे तमाचा मार दिया तो दूसरा गाल धर देना। वो ऐसा नहीं था कि आप बार बार वो गाल मुड़ाते रहो। वो उस सोच पे आधारित हुआ करता था कि कोई भी इंसान कितने तमाचे मार सकता है, आखिर में उसके अंदर मानवता जगती ही है किसी ना किसी तरह से। जिसमें नहीं जगती वो हैवान होता है, वो इंसान नहीं होता। पर विचारों की हिंसा बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि आजकल तो हम देखते हैं ना कि दिलों में किसी और को रखते हैं और जुबान पे किसी और का नाम होता है। ये जो बात होती है वो डरावनी होती है, क्योंकि उसके बोलने में और उसके कर्तृत्वों में बहुत फर्क हो जाता है। इसलिए आज ये ज़रूरी है कि जब हम अहिंसा की बात करें तो अहिंसा का पूरा अर्थ समझ के वो अपने अंदर हमारे आचरण में हम लाएं, इसकी ताकीद हमने रखना ज़रूरी है। हिंदुस्तान बदल रहा है, नया हिंदुस्तान बन रहा है। और जिस प्रकार से
घृणा की राजनीति इस मुल्क में प्रभावी होती जा रही है। घृणा की राजनीति का सफल प्रयोग जिस तरीके से किया जाता है वो चिंताजनक है। वो हमें कहाँ ले जाएगी ये पता नहीं है। इलेक्शन आता है तो चिंता होने लगती है कि कहाँ कहाँ दंगे भड़काएंगे। जब मैं सही बोलता हूँ, जब मुझे ये न्योता मिला और मैंने सकल जैन संघ पढ़ा तो मुझे चिंता हुई, क्योंकि आजकल महाराष्ट्र में सकल हिंदू जो निकला है वो किस प्रकार से घृणा का प्रचार करता हुआ, घृणा और द्वेष फैलाता हुआ निकल रहा है सब जगह पे। औरंगाबाद में अभी अभी छत्रपति शाहू महाराज नगर, संभाजी महाराज, सॉरी अभी आदत नहीं पड़ी है वो नाम की, औरंगाबाद ही कहते कहते 60 साल निकल गए थे। जैसे वैसे बम्बई को मुंबई कहने लगे हम लोग। उसमें उसका एक असर हमें दिखाई दिया। ये बार बार होता रहेगा, इसकी चिंता हमें होनी चाहिए कि क्या हमारे चुनाव सरकार के कार्यक्रमों के मुताबिक सफल या निष्फल होंगे? क्या उस पक्ष की घृणा फैलाने की नीतियों का सफल उनको अंजाम मिलेगा? हमारे समाज के ऊपर एक प्रश्न है ये कि क्या हम घृणा फैलाने वाले लोग हो जाने वाले हैं? पिछले साल 9 अगस्त को जब भारत छोड़ो की उजवनी करनी थी, तब मैंने एक सुझाव दिया था कि 42 में बापू ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का संदेशा हमें दिया और स्वतंत्रता के लिए आखिरी लड़ाई हम तब लड़े। 75 साल के बाद जो बुरा असर अंग्रेज़ों की सल्तनत का हमारे ऊपर था, गुलाम बना के रखा था, वही असर आज घृणा की राजनीति का हमारे ऊपर है। और इसलिए मैंने कहा कि इस 9 अगस्त को अंग्रेज़ों भारत छोड़ो की तरह से एक नया नारा देने का वक्त आ गया है, नफ़रतों भारत छोड़ो। क्योंकि नफ़रत अगर इस देश को से नहीं जाती है तो इस मुल्क को फिर से गुलाम बना देगी वो। ये हमारे अस्तित्व के ऊपर उठा हुआ एक प्रश्न है। आने वाले कल में हमें जंग, बाकी सारी चीज़ों को हम हरा सकते हैं, भ्रष्टाचार को हरा सकते हैं, सब चीज़ को हरा सकते हैं, लेकिन नफ़रत एक ऐसा जहर है जो हमें भी विषारी बना देता है, हमें पता तक नहीं चलता। इसलिए उससे लड़ना होगा। इसके लिए हमें उसके असर की जानीब होना चाहिए। नया भारत बन रहा है, जिस दिशा में वो नया भारत जा रहा है, उस नए भारत का राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी नहीं हो सकेगा। उसका प्रणेता नथुराम विनायक गोडसे ही होगा। और ये हम सब, हमारी फितरत के कारण ये सफल होगा और किसी के कारण नहीं होगा ये, क्योंकि हमारे दिलों में नफरत, घृणा और हिंसा घर कर चुकी है। इसकी चिंता हमें होनी चाहिए। ये पैगाम आज समाज में ले जाना बहुत जरूरी है। मैंने कहा मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं कुछ बुरी बातें करने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो पुरस्कार मुझे दिया गया है, उस पुरस्कार को लेते वक्त अगर मैं आज के सत्य के बारे में बोलने से हिचक जाऊं तो वो पुरस्कार का अनादर होगा। और इसलिए मैं आप सबसे ये प्रार्थना करूंगा कि एक बार फिर भगवान महावीर, उनसे प्रेरणा लेके मोहनदास करमचंद गांधी
और उन सब की जो प्रेरणा थी वो परम अहिंसा के तत्व को हमारे रोजिंदा जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे निजी जीवन में हम वापस, हमारे विचारों में हम वापस उनको प्रधान बनाएं, ये ज़रूरी हो गया है। जो कहा कि शायद बहुत ही कठिन होगा और लोग इस पुरस्कार के लायक हो वैसे ढूंढने में, ये एक बहुत बड़ा संकेत हमारे समाज के लिए है। क्योंकि 50 साल पहले इस पुरस्कार के लायक लोगों की 100 से 150 लोगों की लाइन लग जाती है। किसी को सोचना नहीं पड़ता 100 साल तक किसको पुरस्कार हम देंगे। आज वो प्रश्न ऐसा हो गया है कि शायद अगले साल भी किसको दे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाएगा। क्योंकि आज भी जिसको दिया गया है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि वो ये लायक है या नहीं। पर स्वार्थी हूँ, इसलिए मिला हुआ सम्मान ठुकराऊंगा नहीं और बहुत बहुत शुक्रिया कह के मेरी बात खत्म करूंगा।